हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी के बारे में। और उससे पहले मैं बता दूं कि सीटेट हिंदी लैंग्वेज आपका भाषा 1 हो, भाषा 2 हो, जो भी है वो दोनों के लिए स्टडी मटेरियल मैंने तैयार कर दिया है। काफ़ी लोगों का मैसेज आया था कि हिंदी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए तैयार कर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। आप थोड़े दिन में शॉर्ट नोट के तौर पे क्या पढ़ना है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद फिर डिटेल बातों को हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे है और ये हिंदी पेडागोजी है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका आंसर देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है जो कहा जा रहा है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो कौन सी विधि है ये आपको बताना है। आप लोग खुद इसका आंसर कर सकते हैं या फिर मेरे आंसर का वेट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद, ये यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वहाँ पे आपको कितने 10 में से आ रहे हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिरेकी विधि। ठीक है, व्यतिरेकी विधि जो है ये आपका द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए तुलनात्मक विधि माना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और मौन वाचन का प्रकार यहाँ पे पूछा जा रहा है। मौन वाचन साइलेंट स्टडी कह सकते हैं या यहाँ पे मौन वाचन का प्रकार है, कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द्रुत वाचन है, समवेत वाचन है, अनुकरण, ये सारा का सारा जो है इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर पे है और इसमें कहा जा रहा है किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। नहीं पूछा जा रहा तो आपको ये बताना है सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण और कविता पाठ या प्रतिलिपि। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें बोलने से संबंधित कौन सा है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा यानी ए बी सी ये तीनों के तीनों बोलने से संबंधित है। और ये जो है प्रतिलिपि ये आपका लिखने से संबंधित है। किससे? लिखने से, यानी राइटिंग से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा, ये बोलने से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका 4 नंबर। 4 नंबर में कहा जा रहा है भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी लैंग्वेज में पढ़ाया हूँ उसमें आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग लिखना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। तो पहले क्या है? लिसनिंग। अब यहाँ पे वाचन है, लेखन है, उच्चारण है। उच्चारण का तो उसमें कह सकते हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन के अंदर नहीं आएगा, यानी ये स्पीकिंग के पार्ट मान सकते हैं इसको। ठीक है, उच्चारण करना, स्पीकिंग। तो ये थर्ड स्टेप कहीं ना कहीं आता है। तो सबसे पहले क्या है, आपको लिसन करना है, श्रवण करना है, सुनना है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी कहा जा रहा है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कौन कथन संगत नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो संगत नहीं है। संगत मतलब मेल नहीं खा रहा है। एक में कहा जा रहा पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। ठीक है, सही है। और 2 में पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट आते हैं सी में पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। और यहाँ पे डी में कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ये उल्टा बोल रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी में जो कहा रहा है उसी का अपोजिट बोल रहा है। तो ये संगत नहीं होगा आपका। क्या है? ये आपका जो है संगत नहीं होगा, यानी ये सूटेबल नहीं मान सकते इसको। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर में कहा जा रहा भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन, यानी आपका जो है ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो विजुअल साधन के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन, ऑडियो मतलब ऑडियो विजुअल जो है जिसे देखा भी जा सके, सुना भी जा सके, इनमें से कौन सा एक मुख्य हिस्सा उसका माना जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे पहले में कहा जा रहा है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षण में विविधता लाना। या सी में कहा जा रहा है कि रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना। तो ऑप्शन अगर ए देखेंगे ये ज़्यादा यूजफुल है। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को
क्रियाशील बनाना, एक्टिव बनाना, क्रिएटिव बनाना, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके सामने प्रेजेंट है, आप ले सकते हैं। थोड़े से दिन में कह सकते हैं कि हफ्ता 10 दिन में आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें थ्योरी भी आपका कवर कर दिया गया है और आपके जो गद्यांश होते हैं, पैसेज होते हैं, उसको भी, और साथ ही साथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट सबका दिया हुआ है। आप इनके मदद से आसानी से अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थग्रहण मतलब क्या हो गया? अर्थग्रहण का मतलब माना अपने अंदर लेना, यानी किसी चीज़ को क्या करना? ग्रहण करना, कोई अर्थ ग्रहण करना, माना, समझना। तो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोगी कौन सा होगा इसमें? तो ऑप्शन देखेंगे मौन वाचन, साइलेंट स्टडी। मौन वाचन से क्या होता है कि अगर आप मौन वाचन करते हैं, ठीक है, मौन वाचन अगर साइलेंट स्टडी आप करते हैं, उस टाइम पे आप चीज़ों को बहुत डिटेल से, बहुत ही आसानी के साथ सीखते हैं और वो आपके दिमाग में, बुद्धि में रह भी जाता है। तो मौन वाचन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। यानी आपका जो प्रेजेंट टाइम में जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसमें क्या एक दोष है, क्या है, कह सकते हैं कि एक खामी पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी क्या है? दोष एक तरह का माना जाएगा। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करता है, ये भी गलत मान सकते हैं इसको हम। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, ये भी गलत है। यानी ऐसा नहीं है, होता है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसका कहीं ना कहीं क्या होता है? रोल है, ठीक है, और यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि करता हो रहा है। वर्तमान समय में ये चीज़ें हो रही हैं, तो दोष कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें कौन सा एक गलत है। तो जो बातें कही गई ये सारे के सारे आपके दोष माने जाएंगे, जो कि सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि, ठीक है, जो आपका अचीवमेंट है उसकी जांच की जा सकती है। किसके किसके ज़रिए से आप कर सकते हैं? निबंधनात्मक प्रश्नों से, निबंध लिखवा करके, बुद्धि परीक्षण से, यानी उसका इंटेलिजेंस चेक करके, प्रोजेक्टिव परीक्षण से, प्रोजेक्ट दे करके, या उपलब्धि परीक्षण से। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे उपलब्धि की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि उपलब्धि परीक्षण से ही उसने क्या अचीव किया है, उसी के सहायता से हम जांच कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, क्वेश्चन नंबर 10। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन कथन उपयुक्त नहीं है? उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा एक कथन है, कौन सा एक स्टेटमेंट है जो उपयुक्त नहीं है, ये बताना है। निबंधनात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन से वस्तुपरकता का अभाव रहता है, या फिर मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, तो ये आपका यहाँ पे जो है उपयुक्त नहीं माना जाएगा। तो डी आपका यहाँ पे इसको हम आंसर मान सकते हैं। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे जो आपके एग्ज़ाम कह सकते हैं या आपके पेडागोजी को समझने में मदद कर सकते हैं। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के सीडीपी का पेडागोजी हो गया और फिर पैसेज को भी हम कराएंगे, गद्यांश को भी कराएंगे, ताकि आपको गद्यांश को समझने में मदद मिले। और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।